जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग आज अपनी केमिस्ट्री क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। केमिस्ट्री की क्लास में लास्ट टर्न हम लोग चल रहे थे अयस्क। अयस्क या जिसे और भी हम लोग बोलते हैं, तो अयस्क या और के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। जिन लोगों ने भी पिछले वीडियो ना देखे हों वो लोग वीडियो को देख लें जल्दी से जल्दी, तभी इस वीडियो पर आवें। तो अयस्क या और में हम लोग टॉपिक लगभग 70% क्या 80% लगभग कवर कर चुके थे। कुछ अयस्क रह गए थे, उनको भी देख लेते हैं आज। तो इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टर्न सोने के अयस्क के बारे में पढ़ लिया था, यानी गोल्ड का अयस्क क्या होता है। इसके बाद अगला देखते हैं मरकरी, या जिसे हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। इसे पारा भी कहा जाता है। एकमात्र द्रव धातु है ये, यानी एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा। इसका अयस्क क्या होता है बताइएगा, अगर आप लोगों को मालूम हो। पिछले टर्न में भी हम बता चुके हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसका अयस्क है सिनेबार। सिनेबार जिसको डिनोट करते हैं Hgs से। तो पारे का अयस्क है सिनेबार। इसके बाद हमने बताया था कि कुछ आपको हम रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में बताएंगे, तो अभी एक और बता देते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। इसके बाद जैसे मैग्नीज, इसको डिनोट करते हैं Mn से, जबकि मैग्नीशियम को डिनोट किया जाता है Mg से। तो मैग्नीज का अयस्क क्या है बताइएगा, ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। ये इसका अयस्क होता है पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है? मैग्नीज का अयस्क है। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं थोरियम की। थोरियम, थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व है। इसे डिनोट करते हैं TH से। इसका अयस्क होता है मोनाजाइट। मोनाजाइट किसका अयस्क है? अभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, तब थोरियम के मोनाजाइट के, कि मोनाजाइट केरल की बालू में, और ये कण मूल रूप से बालू में ही पाया जाता है। भारत में इसके सबसे ज्यादा भंडार हैं। तो ये भी इसकी कौन सी खदान भारत में फेमस है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा? थोरियम, इसका अयस्क मोनाजाइट। इसके बाद अगला बेरियम। बेरियम, बेरियम का अयस्क, बेरियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इसे डिनोट करते हैं Ba से। इसके बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जब पेट संबंधी बीमारी होती है तो उसे अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड कराने के पूर्व उसे एक लिक्विड पिलाया जाता है। पहले ज्यादा पिलाया जाता था ये, तो पहले जब लिक्विड पिलाया जाता था तो इसके बारे में क्वेश्चन भी रेलवे ने कई बार पूछा कि किसी व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड कराने के पहले जो तरल पिलाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बेरियम मील कहा जाता है। वो बेरियम से ही बना होता है, उसे बेरियम मील या बेरिलियम मील कहा जाता है। तो इसे डिनोट करते हैं Ba से। इसका अयस्क क्या है? इसका अयस्क है हैवी स्पार। हैवी स्पार इसका अयस्क, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम भी आपका रेडियो एक्टिव है। इसे डिनोट करते हैं U से। इसके बारे में अगर पूछा जाए कि इसका अयस्क क्या है, तो इसका अयस्क है पिच ब्लेंड। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड अयस्क है यूरेनियम का। इसके बाद अगला ले लेते हैं निकिल। निकिल, निकिल का अयस्क, निकिल को किससे डिनोट करते हैं? इसे Ni से डिनोट किया जाता है, Ni से। इसका अयस्क क्या है अगर इसके बारे में पूछे, तो इसका है निकिल ग्लैंस। निकिल ग्लैंस। इसके बाद अगली बात करें तो अगला है आपका जिंक। जिंक को प्रदर्शित करते हैं Zn से। इसका अयस्क जिंक यानी जस्ता Zn से प्रदर्शित करते हैं। इसका अयस्क है, दो अयस्क इसके याद रखने। पहला है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड।
दूसरा अयस्क इसका जो आपको याद रखना है वो है आपका कैलोमिन। कैलोमिन ये इसका दूसरा अयस्क है। दो अयस्क जिंक के आपको याद रखना है, जिंक या जस्ता। इसके बाद लास्ट आपका क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम को डिनोट किया जाता है Cr से और इसका अयस्क होता है क्रोमाइट। इसका अयस्क है क्रोमाइट। तो ये इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी होगी जो कि आपको पूरी तरीके से दिमाग में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। जैसे ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया कि सोडियम का निष्कर्षण किस विधि से करते हैं, कास्टनर विधि से, वो भी हम बता चुके। एक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है कि पेट की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेट की अम्लता दूर करने के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका यौगिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पिछली बार परीक्षा में इसका सूत्र पूछा गया था, एसएससी ने भी इसको पूछा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसी को पेट की अम्लता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इससे सीरा से शक्कर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसी के माध्यम से आपका ये अल्कोहल उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अल्कोहल उद्योग में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH का होल ट्वाइस। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है। जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो, जैसे इनो है, तो इनो जो आप यूज करते हो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ही बनता है, यानी कह सकते हैं कि वो 90% मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही है इनो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनो जैसे उत्पाद या पेट की अम्लता दूर करने वाले उत्पादों में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जिसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। इसके पेट की अम्लता सीरा शक्कर बनाने में, अल्कोहल उद्योग में प्रयोग में लिया जाता है। दिख रहा है सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अयस्क का टॉपिक आपका पूरा हुआ। अच्छा, अब हम लोग अपने तत्व, यौगिक और मिश्रण वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी, हमने आपको तत्व यौगिक की एक सरल डेफिनेशन बताई थी कि तत्व मुख्य रूप से वह पदार्थ है जो कि अपने शुद्धतम रूप में पाया जाता है, यानी तत्व किसी भी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ शुद्धतम अवस्था में पाया जाए। इसके 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से तो बन ही सकता है, लेकिन एक दूसरा पैटर्न भी है जहां से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आज दूसरे पैटर्न को भी टच करते हैं। अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस कैटेगरी से बना था और हम क्वेश्चन को पकड़ क्यों नहीं पा रहे। अब जरा इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। देखिए, दूसरा तरीका ये है, केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज होता है एटम। एटम यानी कि परमाणु। केमिस्ट्री में जितने भी अध्ययन, केमिस्ट्री में जितने भी प्रयोग या केमिस्ट्री की जहां से भी शुरुआत होती है वो मुख्य रूप से द्रव्य यानी मैटर, और दूसरा है एटम यानी कि परमाणु। इसका कॉन्सेप्ट जो पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा वो होगा एटम से, यानी परमाणु के कॉन्सेप्ट से लेकर के जब हम चलेंगे। तो धातु, अधातु, उपधातु, ये सेक्शन क्लियर हो गया था, ये तत्व का पार्ट है। अब जरा इसको जिस सीरीज से हम लेकर के चल रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। प्लस जो पिछली बार जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था, वो भी हो जाएगा। और आपका जो एक बेसिक लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक का वो आप आसानी से पकड़ पाओगे। तो उसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो अगली
शुरुआत हम लोग करेंगे। हालांकि परमाणु के बारे में हम आपको अलग से भी पढ़ाएंगे कि परमाणु क्या है, सबसे पहले इसे किसने बताया, परमाणु स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद आवर्त सारणी, ये सारी चीजें हम पूरा एक एक खोल करके रखेंगे आपके सामने। तो केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे एटम के बारे में, यानी परमाणु के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। एटम या परमाणु, परमाणु क्या है? अगर हम एक शब्द में आपसे अभी पूछें कि परमाणु क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो देखिए पदार्थ की सबसे छोटी संगठित इकाई, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 ऑप्शन डाल देगा, परमाणु, अणु, और इसके बाद डाल देगा आपसे तत्व, यौगिक। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसी पदार्थ की संगठित रूप में सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी संगठित इकाई कौन सी है, तो पदार्थ की संगठित अवस्था में सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। दूसरी बात आपको याद रखनी है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया जाता। यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया जाता। इतनी बात क्लियर है? बहुत ध्यान से हमारी बात को समझिएगा कि पहली बात तो संगठित इकाई सबसे छोटी कौन सी है, तो परमाणु है। दूसरा, ये स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाई जाएगी, ये किसी न किसी रूप में संगठित अवस्था में होगी। दूसरी बात, इसके बाद तीसरी बात देखते हैं, लेकिन जब भी कोई अभिक्रिया होगी, कोई भी अभिक्रिया होगी यानी कोई रिएक्शन होगा, तो अभिक्रिया में ये भाग लेता है। किसी भी अभिक्रिया में मुख्य रूप से किसी पदार्थ का कौन सा भाग लेगा, परमाणु वाला भाग लेगा, लेकिन यह अभिक्रिया में भाग लेता है। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं पाया जाता, लेकिन अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। पदार्थ की सबसे छोटी संगठित इकाई कौन सी है, तो आपकी परमाणु है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब और आगे चलते हैं। देखिए, परमाणु की 2 तरीके से अभी हमने बताया कि यह अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन कुछ ऐसे परमाणु भी तो होंगे जो बिना अभिक्रिया के होंगे। तो यानी कि जैसे मान लीजिए कि कुछ समूह ऐसे होंगे जो अभिक्रिया से बने होंगे, कुछ समूह ऐसे होंगे जो अभिक्रिया के बिना बने होंगे, यानी कुछ अभिक्रिया करते होंगे और कुछ अभिक्रिया नहीं करते होंगे। तो यही से इसका कॉन्सेप्ट 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो वे जो बिना अभिक्रिया के समूह बना, यानी अभिक्रिया के बिना बना समूह, यानी वो ग्रुप जो किसी रिएक्शन के बिना बना हो, और एक वो ग्रुप जो अभिक्रिया से बना समूह। यानी कि पहली बात हो गई कि कुछ ऐसे परमाणु होंगे जो दूसरे के साथ जाएंगे तो लेकिन अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो दूसरे के साथ जाएंगे लेकिन अभिक्रिया करेंगे। तो 2 तरह के ग्रुप बनेंगे, यानी विद रिएक्शन और विदाउट रिएक्शन। तो विदाउट रिएक्शन पहला और विद रिएक्शन दूसरा, यानी जो रिएक्शन के साथ बना हो और जो रिएक्शन के बिना बना हो। जैसे जो बिना रिएक्शन के बना समूह होता है, यानी जो रिएक्शन नहीं करता, उसी को हम लोग एलिमेंट या तत्व कहते हैं। यानी जो रिएक्शन नहीं करता उससे बने ग्रुप को क्या कहा जाता है, उससे बने ग्रुप को तत्व कहा जाता है। और जो अभिक्रिया
के बाद बना समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कंपाउंड या यौगिक कहा जाता है। कंपाउंड या यौगिक कहा जाता है, सॉरी अणु बोलते हैं इसको, उसे मॉलिक्यूल या अणु कहा जाता है। ये अंतर जरूर दिमाग में रखिएगा, तत्व और अणु का अंतर क्या है? तत्व वह भाग है, वह ग्रुप है जो कि परमाणुओं के बिना अभिक्रिया करे बन गया, और जो अभिक्रिया करने के बाद बना वो क्या कहलाया? वो मॉलिक्यूल या अणु कहलाया। तो इसको जरा दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। अब थोड़ी सी बात, जैसे मान लीजिए 5 लड़कों का ग्रुप है, 5 लड़कों के ग्रुप में एक, वो जो 5 लड़कों का ग्रुप है वो किसी से बात नहीं करता, अपने काम में व्यस्त रहता है, या कोई भी आ जाए उससे मिलने से कोई मतलब नहीं है। तो अब कोई एक ऐसा लड़का आया जो बहुत ज्यादा बात करता है, आए दिन मोबाइल बदलता है, आए दिन उसकी गलत संगति है, गलत लोगों के साथ बैठना उठना है। अब वो उन 5 लोगों के ग्रुप में आता है, 5 लोगों के ग्रुप में आएगा तो या तो एक प्रक्रिया ये होगी कि वो जो 6 लोगों का ग्रुप है, तो वो 6 लोगों का ग्रुप उस एक लड़के का लक्षण उन 5 में धीरे धीरे पहुंचने लग जाएगा। और अगर उन 5 में धीरे धीरे पहुंचने लग जाएगा तो वो भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगेंगे, और धीरे धीरे आदत क्या पड़ेगी कि जैसे 5 लड़के अभी तक से केवल घर से कोचिंग और कोचिंग से घर करते थे, तो वो थोड़ा सा दाएं बाएं भी देखना शुरू कर देंगे, यानी घूमना फिरना भी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर दूसरी प्रक्रिया इसकी क्या होगी कि जो लड़का आया वो जो कर रहा है उस लड़के का प्रभाव उन 5 पर बिल्कुल ना पड़े और वो अपने काम से काम रखे। तो यहाँ पर 2 चीजें होंगी, अगर उस लड़के के आने का प्रभाव उन 5 लड़कों पर पड़ा, अगर उस लड़के के आने का प्रभाव उन 5 लड़कों पर पड़ता है तो ये क्या रिएक्शन हो गई? तो बिल्कुल हो गई, यानी रिएक्शन हो जाएगी। और अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो क्या रिएक्शन होगी? तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे वो लड़का आया और बाकी के 5 बच्चों के रिएक्शन में बदलाव, यानी उनके गुणों में बदलाव आने लग जाता है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है कि जब कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई तो बना क्या? तत्व। और अगर वो लड़का आता है और आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता उन 5 को, यानी उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता, तो क्या इनके गुणों में परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, वो जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं। तो पहली चीज कि तत्व में गुणों में परिवर्तन नहीं होता, यानी ये अगर एक से ज्यादा होंगे तो इनके गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, यानी रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन हो गई तो गुणों में परिवर्तन आ गया। अभी तक सीधे घर से कोचिंग आते थे, अब कहीं और भी जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो वो यानी मॉलिक्यूल हो गए, और कहीं नहीं जाते हैं तो वो एलिमेंट हो गए। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अगर आ गई हो तो एक जरा कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था कौन सी है? अब किसी लड़के के गुणों में परिवर्तन नहीं आया तो वही तो सबसे शुद्ध अवस्था होगी, यानी उस लड़के को फिर बदला, यानी उस लड़के के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था कौन सी है? तो यह पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था है, यानी कौन सी? तो तत्व यानी एलिमेंट पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। अगली बात आती है कि अगर हमें किसी पदार्थ के बारे में जानना है तो हम उसका प्योरेस्ट फॉर्म लेंगे
या उसका संक्रमित फॉर्म लेंगे। यानी किसी लड़के के गुणों में कितने तरह से बदलाव आ सकता है, तो कितने तरह से बदलाव आ सकता है तो हम क्या लेंगे, जो सबसे ज्यादा बिगड़े लड़का होगा, क्योंकि उसमें सारे गुण होंगे, और सारे गुण होंगे तो हम उससे पूछेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आए। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये बनता है कि यदि किसी पदार्थ के सभी गुणों का अध्ययन करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, पदार्थ के सभी गुणों का अध्ययन इसी यानी कि किससे, अणु से होता है। तो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए कि पदार्थ के सभी गुणों का यदि अध्ययन करना हो, पदार्थ के सभी गुणों का यदि अध्ययन करना हो तो हमें क्या लेना होगा, अणु लेना होगा। और यदि पदार्थ की शुद्धतम अवस्था की बात करें तो क्या है, तत्व है, यानी वो तो खुद में ही शुद्ध है, और जो शुद्ध है, और अगर इसको अध्ययन में लिया गया तो एक है गुण जान पाओगे, और अगर इसको अध्ययन में लिया गया तो रिसर्च में बहुत से गुण जान पाओगे, यानी नए नए गुण जो विकसित करने वाला है अभी आगे वो भी जान पाओगे। तो इसके लिए यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बन, बहुत बारीकी से समझना, एकदम कॉन्सेप्ट है, एकदम बेस है, बिल्कुल जमीन से बता रहे हैं, इसके नीचे कोई बेस नहीं है। यही सबसे, चाहे आप आर्ट ग्रुप के हो चाहे आप साइंस ग्रुप के हो, सबको समझ में आ रहा होगा। ना आ रहा हो तो हमें एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म। इसके बाद एक खास बात कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, चाहे इसकी पहचान हो और चाहे इसकी पहचान, हम इनको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए हम एक बेस तरीका बताने जा रहे हैं जो आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा कि तत्व और अणु को कैसे पहचाना जाएगा। इसकी पहचान सबसे खास ये होती है कि जो तत्व होता है उसमें कभी भी आपको संख्या लिखी हुई नहीं मिलेगी। लिख लेना इसी में आगे कि इनमें कभी भी संख्या नहीं लिखी जाती। इनमें संख्या लिखी हुई नहीं मिलेगी, जबकि इनमें संख्या लिखी होती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी इसमें संख्या नहीं लिखी मिलेगी जबकि इसमें संख्या लिखी हुई मिलेगी। कैसे, देखिए आवर्त सारणी में जब भी आप पढ़ते हो तो वहां पर कहा जाता है कि एनसीईआरटी ये कहता है कि एनसीईआरटी ये बोलता है कि आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 है, लेकिन वास्तविकता में 119 हो चुके। तो 118 या 119 जो तत्व हैं आपके, एनसीईआरटी 118 मानता है, अभी अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर 119 तत्व हो चुके हैं। 118 जो तत्व आपकी आवर्त सारणी में दिए गए वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब तत्व हैं, और उनके आगे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक लिखा होता है, लेकिन और कोई भी संख्या उनके आगे आपको लिखी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हो, आयरन है तो वहां पर Fe ही लिखा होगा, Fe2 नहीं लिखा होगा, Fe सिर्फ लिखा होगा और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखा होगा। जैसे क्लोरीन है तो वहां पर सिर्फ क्लोरीन लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखा होगा। यानी Cl2 नहीं लिखा मिलेगा, वहां सिर्फ Cl लिखा मिलेगा, संख्या लिखी नहीं मिलेगी। इसी के साथ जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो हाइड्रोजन, तो वहां पर सिर्फ आपको H लिखा हुआ मिलता है, H2 या 2He या 2H, इस तरीके का कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको FeCl और H इस तरीके का मिलेगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के अलावा और कुछ नहीं लिखा होता। जबकि जो अणु होता है, जब अणु को लिखा जाता है तो अणु को लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसमें संख्या लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लें तो आप लिखते हो O2, अब कहीं पर भी O2 लिखा है,
अगर वो कंपाउंड में लिखा है, जैसे मान लीजिए H2O लिखा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर O2 लिखा है, यानी दो समान आपके अणुओं के बारे में लिखा है, तो O2 में कितने O हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, तो O प्लस O मिला करके ही तो बना होगा O2, यही तो हुआ होगा O2 में। जैसे आपका कहीं पर आपको लिखा मिल जाए CO, तो CO, अब CO2 लिख दिया जाए, तो यहां पर क्या होगा, आपको संख्या लिखी मिल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा आपका। इसके बाद CO2 लिख दिया गया, अब यहाँ C के कितने हो गए, 1, और O के कितने हो गए, 2, तो ये क्या बन जाएगा, CO2। तो यहां पर भी आप क्या देखोगे, संख्या आपको यहाँ लिखी मिल रही है। तो अगर संख्या लिखी मिल रही है तो फिर ये क्या बना देगा, अगर संख्या लिखी मिल रही है तो फिर ये आपका अणु है, यानी कि अणु कितना है, यहाँ पर एक ही अणु होगा और यहाँ पर दो अलग अलग अणु होगा, लेकिन है तो अणु, लेकिन ये क्या है, तो ये तत्व है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा O2, O3 ओजोन, इसके बाद आप लिख लीजिएगा CO2, इसके बाद आप लिख लीजिएगा CO में क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। संख्या लिखी नहीं, लेकिन संख्या कितनी कितनी है, 1 यानी दो अलग अलग बातें, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, लिखा तो एक साथ है लेकिन संख्या नहीं लिखी, फिर भी संख्या लिखी है। क्यों लिखी है, क्योंकि एक ही एक है, CO कार्बन मोनो, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके हो जाएंगे अणु। अगर अणु पहचानना है तो उसके आगे संख्या होगी, और अगर तत्व पहचानना है तो उसके आगे संख्या नहीं होगी। समझ में आया हो तो एक लाइक या एक कमेंट जरूर मार दीजिएगा, तो हम भी समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक बात आपको बताई कि दो यदि समान होंगे और यदि दो अलग अलग होंगे तो इनके भी नाम होते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि दो समान प्रकार के अणु किसी तत्व के निर्माण में भाग लेते हैं तो वह होगा, तो वहां पर क्या बोला जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर हमने लिखा O2 या O3, जैसे O2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो अणु समान है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु हैं, लेकिन हैं तो दोनों ऑक्सीजन के ही, तो ये क्या हो जाएगा, सम आणविक हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा बताइएगा, यानी एक ही परमाणु से निर्मित हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा, तो इनको बोला जाएगा सम परमाणुविक। ये भी एक परमाणु और ये भी एक परमाणु, तो इनको बोल दिया जाता है हिंदी में सम परमाणुविक, या इंग्लिश में इनको बोला जाता है होमोजेनस एटम। अलग अलग अगर होगा, एक कार्बन के हैं दो ऑक्सीजन के हैं, तो दो अलग अलग हो गए। अगर अलग अलग हैं तो इनको बोला जाएगा विषम परमाणविक। विषम परमाणविक, दो अलग अलग परमाणु हैं, यानी इसको बोला जाएगा हेटेरोजेनस एटम। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कंफ्यूजन हो तो फिर बताइएगा। फिर से एक बार बता दें। सबसे पहली बात, पदार्थ की सबसे छोटी संगठित इकाई परमाणु या एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा, लेकिन अभिक्रिया में भाग लेगा। या तो अभिक्रिया करेगा या तो अभिक्रिया करेगा या अभिक्रिया नहीं करेगा। नहीं करेगा तो एलिमेंट है, करेगा तो मॉलिक्यूल है। इतनी बात। इसके बाद है दोनों ही परमाणु, यानी मूल रूप से निर्मित किससे है, परमाणु ही है, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म है और ये अलग अलग से निर्मित फॉर्म है, यानी इसमें अभिक्रिया हो गई है तो कई गुण आ गए। जब कई गुण आ गए तो इसमें गुणों में परिवर्तन भी आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा। पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था यही होगी, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, जैसा पहले था वैसे ही अभी भी है। पदार्थ की सभी गुणों के अध्ययन अगर करना हो तो सबसे ज्यादा, यानी लड़कों का अगर अध्ययन करना हो तो जो सबसे ज्यादा कहा जाए कि सबसे ज्यादा खुराफाती लड़का उसका अध्ययन किया जाएगा। इसमें संख्या लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है O2 O3 CO2 या CO।
इसके बाद इसमें संख्या नहीं लिखी होगी, जैसे कि आपकी आवर्त सारणी में दिए गए तत्व, वो सभी क्या है, वो तत्व है, वो अणु नहीं है। दूसरा तरीका क्या होगा, यदि एक ही प्रकार के अणु लिए गए हैं, यानी एक ही प्रकार के, सॉरी अणु नहीं परमाणु, क्योंकि अणु तो ये बनेगा, ये तो परमाणु होंगे, तो ये एक ही प्रकार के अगर परमाणु लिए गए रिएक्शन में तो इनको क्या बोला जाएगा, समपरमाणुविक यानी होमोजेनस एटम। इनको अगर अलग अलग लिया गया, यानी 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का लिया गया, तो इनको क्या बोला जाएगा, विषम परमाणुविक यानी हेट्रोजेनस एटम। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो एक लाइक या एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो हमें भी समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर CO2 लिखा है, H2O भी लिख सकते हो, H2O, और एग्जाम्पल लिखना चाहो H2O इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो O3 लिख सकते हो, ओजोन का O3 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ही कितने हो गए, 3 हो गए। अब अगर एक होगा तो तत्व होगा, 3 होंगे तो अणु होगा, सीधी सी बात। H2O में H कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री आपकी रेलवे की, केमिस्ट्री आपका रेलवे एग्जाम का रीड है, इससे क्वेश्चन आता है लेकिन हो नहीं पाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़े। भाई कमेंट करके बताते रहिएगा क्लास कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको तत्व और अणु का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब आगे चलते हैं। और एक जरूरी बात और, 1 तारीख से आपकी फिजिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तो 1 तारीख से उसमें भी मजबूत रहिएगा, फिजिक्स भी स्टार्ट होगी, साथ में आपकी प्रैक्टिस की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1 तारीख से आपकी प्रैक्टिस भी बायो से स्टार्ट हो जाए। तो एटम या परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो 2 बातें करी, एक तो हो गई विद रिएक्शन, जैसे एक हो गई विदाउट रिएक्शन, यानी कि बिना अभिक्रिया के, और एक हो गया विद रिएक्शन यानी अभिक्रिया के साथ। विदाउट रिएक्शन तो बना देगा तत्व, या जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, और अगर रिएक्शन हुआ तो बना देगा मॉलिक्यूल, यानी कि क्या, अणु। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, अभी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर विदाउट रिएक्शन तत्व बना, विद रिएक्शन अणु बना। अब ऐसा भी तो होगा कि तत्व अणु के साथ क्रिया कर जाए, होगा कि नहीं होगा, और यह भी होगा कि कोई तत्व ऐसा होगा जो अणु के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो इन दोनों की भी तो रिएक्शन हो सकती है आपस में, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां से अब इसको दूसरा यानी आगे नेक्स्ट लेवल पर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तत्व और अणु यदि अभिक्रिया करेंगे और यदि अभिक्रिया नहीं करेंगे, 2 चीजें बनेगी, या तो तत्व की अणु के साथ क्रिया होगी
और या तो तत्व की अणु के साथ क्रिया नहीं होगी, दो बातें होंगी यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, बताइएगा। यानी अभिक्रिया नहीं की तो क्या बना देगा, दो बातें हो जाएंगी। अभिक्रिया नहीं की तो क्या बनाएगा, अभिक्रिया दोनों ने कर ली तो क्या बनाएगा। बहुत बारीकी से ध्यान देना। अब देखिए यहां पर दो बातें। एक बात हमने बताई, यदि अभिक्रिया नहीं की, बिल्कुल सिंपल देसी भाषा बता रहे हैं। और दूसरा बनेगा यदि अभिक्रिया की तो बनेगा, और यदि अभिक्रिया नहीं की तो बनेगा। क्या बनेगा, यहां तक इतना ये तो क्लियर हो गया था ना। अब यहां से चल रहा है कि यदि तत्व की अणु के साथ क्रिया हो जाए या अणु की तत्व के साथ क्रिया हो जाए तो क्या बनेगा, या इन दोनों की क्रिया ना हो तो क्या बनेगा। देखिए बहुत ध्यान से, यदि क्रिया ना हो, यदि इन दोनों की क्रिया ना हो तो बना देंगे ये मिश्रण, यानी मिक्सचर। यदि अभिक्रिया नहीं हुई तो मिश्रण बन जाएगा, और यदि अभिक्रिया हो गई तो यौगिक बना देंगे। यौगिक यानी कि कंपाउंड। यदि अभिक्रिया नहीं हुई तो मिश्रण बनेगा, और यदि अभिक्रिया हो गई तो यौगिक बनेगा। अब इसके बेसिक टर्म भी अभी समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, इसके आगे की भी बात अभी कर रहे हैं। तो नहीं करेगा तो मिश्रण, और करेगा तो यौगिक। अब जरा इसको दूसरा समझते हैं। मिश्रण को पहचानेंगे कैसे, तो पहला टर्म इसमें ये आएगा कि इसमें भी संख्या नहीं लिखी होती, नहीं लिखी होती। अब संख्या नहीं लिखी होती मतलब क्या है, तो उदाहरण से समझो। यदि मान लीजिए हमने आपसे कहा कि पीतल जैसे कि मिश्र धातु है, तो पीतल को बनाने में किन धातुओं का प्रयोग किया गया होगा, तो उसमें होगा कॉपर और क्या होगा, जिंक। तो क्या वहां पर पीतल में कॉपर और जिंक लिखा होता है क्या, या जैसे आप मान लीजिए कि आपने बना लिया शरबत, शरबत बनाते हो तो क्या करते हो, पानी में नमक और चीनी लगाते हो। तो पानी में जो नमक और चीनी लगा रहे हो, अभी इसके बिल्कुल बेसिक टर्म भी बताएंगे। यदि पानी में नमक मिलाया है आपने, तो क्या पानी और नमक में उसकी मात्रा लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो ना। तो यहां पर संख्या नहीं लिखी होती, जबकि इनमें संख्या लिखी जाती। अब संख्या लिखी जाती है तो इसका उदाहरण क्या होगा। देखिए संख्या अगर लिखी जाएगी तो संख्या लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया आपका HNO3, HNO3 लिख दिया, या H2O2 लिख दिया, H2O2। अब H2O2 हमने लिखा, H2O2 आपका एक पूरी तरीके से एक जिसको कह सकते हैं हम कि एक निश्चित मात्रा में मिलाया गया। अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन का एक परमाणु कम कर देते, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग आपका पुराने तैल चित्रों को उभारने में किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये नोट कर लीजिएगा इसका, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जब बना तो उसमें था क्या, जैसे यहाँ पर लिखा गया H2O2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने, 2, ऑक्सीजन के कितने, 2। अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन का एक कम कर देते तो क्या बना देता, H2O, यानी क्या बना देता, जल। यानी कि हम
किसी भी तत्व को जब निश्चित मात्रा में मिलाएंगे, या किसी भी मॉलिक्यूल या अणु को, किसी भी अणु या किसी तत्व को जब एक निश्चित मात्रा में मिलाएंगे तो ही हमें निश्चित आपका यौगिक प्राप्त होगा। जैसे यदि हम हाइड्रोजन के, निश्चित है कि हाइड्रोजन के यदि 2 और ऑक्सीजन के यदि 2 मिलाएंगे तो ही आपको जल प्राप्त होने वाला है। अगर हमने ऑक्सीजन के 2 और यानी ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 2 कर दिए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन यानी क्या प्राप्त हो जाएगा? H2O2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर यह बात निश्चित है कि उसके आगे संख्या लिखी गई होगी। संख्या क्यों लिखी गई होगी? कि ये बता रहा होगा कि इन तत्वों को जब इस अनुपात में मिलाएंगे, यानी इन तत्वों को जब, या इन अणुओं को जब इस अनुपात में मिलाया गया तभी तो ये यौगिक निर्मित हुआ। तो यौगिक में संख्या लिखी जाती है। दूसरा एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, HNO3। अब HNO3 है, HNO3 आपका जब बनेगा, कब बनेगा? जब यहाँ ऑक्सीजन के 1, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। अगर कम ज्यादा कर देंगे तो यहाँ पर दूसरा तत्व निर्मित हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या होगी, और दूसरी खास बात की निश्चित होगी। यहाँ पर निश्चित अनिश्चित की बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर संख्या लिखी ही नहीं जाती। शक्कर आप थोड़ी ज्यादा मिला दोगे तो आपको शरबत थोड़ा सा मीठा लगने लगेगा। यानी यहाँ पर बात करें तो इनका अनुपात निश्चित नहीं होता, अनुपात निश्चित नहीं है। यानी कॉपर में यदि जिंक आप मिला रहे हो, मान लो 70-30 का आंकड़ा है, अब इसमें अगर 20% जिंक कर दिया और 80% कॉपर कर दिया तो पीतल का प्योरेस्ट फॉर्म, यानी और अच्छी पीतल मिल जाएगी। लेकिन पीतल को बनने से मना थोड़ी कर देगी कि हम पीतल नहीं बनेंगे, अब हम सोना बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, पीतल ही तो रहेगी। तो यहाँ पर अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे पानी में नमक और चीनी मिला दिया, तो नमक अगर ज्यादा मिला दोगे, चीनी अगर ज्यादा मिला दोगे तो भी बनेगा तो शरबत है, लेकिन हाँ होगा क्या कि थोड़ा सा मीठा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनुपात निश्चित नहीं होता। जबकि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अनुपात निश्चित होता है। अभी इसको और भी समझाएंगे हम। इतनी बात समझ में आ गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ना आई हो तो बताइएगा। आ गया सबको? अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे संख्या नहीं लिखी जाती, तो यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इनका सूत्र भी नहीं लिखते, जबकि इनका सूत्र लिखा जाता है। सूत्र है तो लिखा है, आपने लिखते हैं, ये सूत्र है तो लिखा है। यहाँ सूत्र लिखोगे का, पानी का और नमक का कितना सूत्र, क्या लिखोगे सूत्र? तो इसमें सूत्र नहीं लिखते, जबकि इसमें सूत्र लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ सूत्र तो नहीं लिखते लेकिन इनका प्रतिशत लिख लेते हैं। प्रतिशत लिखा जा सकता है कुछ जगह पर, यानी कुछ चीजों में प्रतिशत लिखा जाता है कि किस प्रतिशत में मिला है। मान लीजिए किसी को 1 ग्रेड का पीतल चाहिए, तो उन्होंने प्रतिशत फिक्स कर रखा है कि हम 80% कॉपर मिलाएंगे और 20% जिंक मिलाएंगे। यानी आप अगर सस्ता ढूंढ रहे हो तो सस्ते में वो देंगे पीतल है, लेकिन वहां पर क्या कर देंगे, इसको 70 कर देंगे, इसको 30 कर देंगे। तो यहाँ निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि प्रतिशत लिख सकते हैं, लेकिन संख्या नहीं लिखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो भाई बताओ। आ गया? अब एक क्वेश्चन बनता है कि मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? भैया बताओ, मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है एयर, वायु। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वायु सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, अणु तत्व यौगिक मिश्रण किसका? तो आपको बताना है वायु सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है किसका, बताइए। मिश्रण का, क्योंकि यहाँ मात्रा निश्चित है का, कहीं पर कार्बन मोनो ज्यादा, कहीं पर ओजोन ज्यादा, कहीं पर कार्बन मोनो ज्यादा, कहीं कार्बन ज्यादा, कहीं ऑक्सीजन ज्यादा, कहीं नाइट्रोजन बहुत ज्यादा। नाइट्रोजन तो मान लो निश्चित है,
लेकिन बाकी सब क्या रहते हैं, वो कम ज्यादा होती रहती है, इसीलिए तो कार्बन उत्सर्जन पढ़ते हो। तो यहाँ से अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, कल भी आपकी क्लास होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं है, एक क्लास कल भी होगी, कल भी आपको वीडियो मिलेगा। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब हम लोग मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। यानी कल आपका संडे है, लेकिन कल क्लास आपको मिलेगी निश्चित रूप से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पूरा तैयार करके रहिएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, एक एक चीज को बेसिक से लेकर के टॉप तक समझेंगे। कोई क्वेश्चन इस बार रेलवे में या किसी परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती कमेंट करके पूछो, हम बताएंगे। प्रैक्टिस और फिजिक्स दोनों की कोशिश है कि 1 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाए, प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाए और फिजिक्स भी आपकी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाए विद न्यूमेरिकल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।